यानी इंद्र की धनुष। ऐसा है नहीं, वो बस नाम दे दिया गया है इंद्रधनुष। तो ये क्या होता है, अब हम टॉपिक पे चलते हैं कि जैसे बारिश हो रही है, मान लो जैसे हल्की बारिश हो रही है एक तरफ और धूप भी निकली है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सियार का दिया हो रहा है, ठीक है। सियार का बिया इसी समय होता है ना। हाँ, तो जैसे मान लो इधर सूर्य निकला है और इधर बारिश हो रही है, समझ में आई बात। तो इधर बारिश हो रही है, तो अगर हम क्या करें, जिधर बारिश हो रही है उधर की तरफ देखें, उधर की तरफ देखें तो एक रिंग के आकार के अलग अलग कलर के हमें परतें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। कि कैसे बनता है, जब हल्की बारिश हो रही हो, ठीक, और धूप निकली हुई हो, और हम किधर बनता है, यानी अगर सूर्य इधर है तो इस साइड इंद्रधनुष बनती है। समझ में आई बात ना, ये होता है। और ये किस किस कारण के होता है, इसमें कई क्रिया यानी कई घटनाएं होती प्रकाश की। जैसे आपका यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, समझ में आई बात ना, और वर्ण विक्षेपण होता है, और कई घटनाएं होती है, और कई घटनाओं को मिला करके आपके यहाँ पे क्या होती है, आपके यहाँ पे इंद्रधनुष बनते हैं। समझ में आई बात ना। तो इंद्रधनुष बनने की घटना का सिद्धांत क्या होना चाहिए, पहली बात तो बारिश हल्की होनी चाहिए और धूप निकली होनी चाहिए। और अगर हम क्या करें, जिधर सूर्य निकला है उधर अपना पीठ कर लें और सामने की तरफ क्या कर लें, मुंह करके देखें, अगर चेहरा से देखें तो क्या होगा, आपको इंद्रधनुष वो दिखाई देता है। समझ में आई बात ना। तो ये कंडीशन होती है इंद्रधनुष बनने की। अब इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, तो पहले आप लिख लो इंद्रधनुष कैसे बनती है, पहले लिख लो। यद इंद्रधनुष हेडिंग डाल लेना, रेनबो बोलते हैं ना। यदि आकाश के किसी एक भाग में सूर्य है और उसके विपरीत भाग में वर्षा हो रही है, तब यदि कोई प्रेक्षक सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा हो तो उसे आकाश में सूर्य के स्पेक्ट्रम रंगों वाली संकेंद्रीय वृत्ताकार चापें दिखाई देती हैं, जिसे संयुक्त रूप से इंद्रधनुष कहते हैं। समझ में आ गई बात ना। तो दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो बारिश होती रहे और जिधर बारिश हो रही है उधर हम उधर देखें और सूर्य को अपने पीछे, तो सामने क्या दिखेगा आपको, संकेंद्रीय जो है कई प्रकाश की परतें दिखेंगी, जिसे हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। संकेंद्रीय मतलब अगर इसे वृत्त है तो अगर इसका हम यहाँ पे केंद्र मान लें तो ये सभी एक ही केंद्र से बनेंगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संकेंद्रीय। जैसे कई वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संकेंद्रीय कहेंगे। समझ में आ गई बात ना। अब लिखना बनने का कारण, हेडिंग डालना बनने का कारण या इंद्रधनुष बनने का कारण। इंद्रधनुष आकाश में उपस्थित जल की सूक्ष्म गोलीय
जल की सूक्ष्म गोलीय बूंदों द्वारा अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा वर्ण विक्षेपण की संयुक्त प्रभाव की घटना के कारण बनता है। घटना के कारण बनता है। हो गया। तो 3 घटनाएं होती है इसमें। कौन कौन सी? पहली क्या है? अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर वर्ण विक्षेपण। समझ में आ गई बात ना? तो पहली क्या है? अपवर्तन। उसके बाद इन तीनों की संयुक्त घटना से क्या बनता है? इंद्रधनुष। इन दोनों की संयुक्त घटना, इन सभी की संयुक्त घटना से क्या बनता है? इंद्रधनुष। कौन कौन सी पहली घटना क्या है? अपवर्तन। उसके बाद वर्ण विक्षेपण। 3 घटनाएं आपको याद रख लेनी है। समझ में आई बात ना? तो ये आपका इसका कारण होता है इंद्रधनुष बनने का। अब इंद्रधनुष जो है 2 प्रकार की होती हैं। तो पहले लिखना, इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी या प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो, पहले लिख लो इसको। प्राथमिक इंद्रधनुष जल की सूक्ष्म गोलीय बूंदों में 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका आंतरिक भाग बैंगनी रंग का तथा बाहरी भाग लाल रंग का होता है। लाल रंग का होता है। हो गया। अब देखो, प्राथमिक रेनबो, प्राइमरी इंद्रधनुष क्या होती है कि 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसके द्वारा? जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा। जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप जो इंद्रधनुष बनती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। और इसका आंतरिक भाग बैंगनी होता है और बाहरी भाग लाल होता है। आंतरिक भाग कैसा होता है? बैंगनी, बाहरी भाग लाल होता है। समझ में आ गई बात ना? तो इसमें कौन कौन सी घटना? 2 बार अपवर्तन और 1 बार, और इससे क्या बनता है? प्राथमिक रेनबो बनता है, यानी प्राइमरी रेनबो बनता है। और इसके आंतरिक भाग यानी सेंटर वाला भाग कैसा होता है? बैंगनी होता है और बाहरी भाग। और ये घटना किस पर होती है? जल की सूक्ष्म बूंदों पर। जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा 2 बार
अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या बनता है? प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। और इसका आंतरिक भाग कैसा होता है? बैगनी और बाहरी भाग याद हो गया? चलो अब दूसरा नंबर लिखना, सेकेंडरी रेनबो, द्वितीयक इंद्रधनुष। हो गया? तो लिखना, यह जल की सूक्ष्म गोलीय बूंदों से जल की सूक्ष्म गोलीय बूंदों से दो बार आंतरिक अपवर्तन दो बार आंतरिक काट देना, दो बार अपवर्तन, अरे क्या देखो छींक दी, सही गलत है बोल रहे थे। या जल की सूक्ष्म गोलीय बूंदों से दो बार अपवर्तन तथा दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दो बार अपवर्तन तथा दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप होता है। इसका आंतरिक भाग लाल तथा बाहरी भाग बैगनी रंग का होता है। इसका आंतरिक भाग लाल तथा बाहरी भाग बैगनी रंग का होता है। हो गया? तो द्वितीयक में क्या होता है? दो बार अपवर्तन और दो बार, उसके बाद क्या बनता है? द्वितीयक इंद्रधनुष, और इसका आंतरिक भाग लाल, बाहरी भाग बैगनी। समझ में आ गई बात ना? तो दोनों एक ही जैसे हैं, आपको बस वहाँ पे जो है सूक्ष्म बूंद यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सूक्ष्म बूंद है, और वहाँ पर अपवर्तन की घटना कितनी बार? दो बार। यहाँ पर अपवर्तन की घटना दो बार, वहाँ पे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना, यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना दो बार। उसका बाहरी रंग, बाहरी परत बैगनी, आंतरिक इसका बाहरी, उल्टा बोल रही, उल्टा बोल रही है। पहले वाले का बाहरी कैसा होता है? लाल और आंतरिक, दूसरे वाले का बाहरी और बाहरी जो है, हाँ बाहरी बैगनी होता है। बाहरी कैसा होता है? बैगनी। दूसरे वाले का बाहरी बैगनी और अंदर वाले का लाल, और उसमें क्या हो जाएगा? अंदर हाँ, एक याद करो, दूसरा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे पहले को याद करो चाहे दूसरे को याद करो। तो पहले वाले को याद कर लो। ठीक है, पहले वाले को याद कर लो कि बाहरी कैसा होता है? लाल और आंतरिक बैगनी। समझ में आई बात? तो चलो ये दोनों याद हो गए ना एकदम से? अब लिखना, नोट एक लिख लेना, प्राथमिक इंद्रधनुष की तीव्रता, प्राथमिक इंद्रधनुष की तीव्रता द्वितीयक इंद्रधनुष की तीव्रता से अधिक होती है। हो गया? दूसरे का बाहरी कैसा होता है? लाल। दूसरे का बाहरी कैसा होता है? आंतरिक लाल, बाहरी बैगनी। चलो इसको दिमाग में सोच रहे कुछ वैसा याद करा दें आपको। हाँ देखो कैसे याद होगा। जब दूसरे नंबर पे आता है तो उसके अंदर से वो गुस्सा से एकदम
लाल हो जाता है। जब दूसरी बार रेनबो बनता है तो उस अंदर से गुस्से से क्या होता है, लाल हो जाता है। ये शब्द याद रख लो, काम खत्म। याद रहेगा। तो दूसरी बार में अंदर से गुस्से से लाल। अब नहीं कन्फ्यूजन ना। अब चारों दौड़ के आएंगे आपके पास, कहेंगे कि हम तैयार हैं। अब लिखना प्रकाश का विक्षेपण, स्कैटरिंग क्या कहते हैं इसको, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हो गया। तो पहले लिख लो एक बार, फिर बता दे रहे हैं। लिखना, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसके कणों का आकार, जिसके कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तब माध्यम के कणों द्वारा, तब माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके अन्य दिशाओं में प्रकीर्णित करती है, अन्य दिशाओं में प्रकीर्णित करती है। हो गया। अब देखो इसका प्रकीर्णन क्या है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में चलता है जहाँ पर उपस्थित कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम हो, तो उस अवस्था में वो कण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके दूसरी दिशा में भेज देता है। यही क्रिया क्या, यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। समझ में आ गई बात ना। तो प्रकाश का प्रकीर्णन होने के लिए क्या होना चाहिए, जो कण है बीच में, जो माध्यम में कण आ रहे हैं उनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होना चाहिए। तब उस समय वो कण क्या करते हैं, प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके उसको दूसरी दिशा में भेज देते हैं। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। समझ में आ गई बात ना। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कहाँ से कहाँ तक होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में। कहाँ से कहाँ तक, 7800 वाला कौन होता है, लाल होता है ना, और बैगनी वाला सबसे छोटा रहेगा, 3900 रहेगा। समझ में आई बात। जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं तो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश की तरंगें निकलती है पहले। जब हम गर्म करते हैं तो पहले लाल कलर में दिखता है ना, तो सबसे बड़ी तरंग, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। समझ में आई बात ना। तो ये हो गया, समझ में आ गई ना प्रकीर्णन। चलो समझ में आएगा तो अच्छी बात है। याद भी हो गया ना कि नहीं याद हुआ, चलो अभी नहीं याद हुआ। जब प्रकाश की किरणें किसी ऐसे माध्यम में जाती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी ऐसे माध्यम में जाती हैं जिनके माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बहुत छोटा हो,
तो वो कण क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर देते हैं और उसे दूसरी दिशा में भेज देते हैं। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? समझ में आया? एक बार और बोल दें। चलो, जब प्रकाश की किरणें किसी ऐसे माध्यम में जाती है जहां पर उपस्थित कण का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से बहुत छोटा हो, तो वो कण प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और उसे दूसरी दिशा में भेज देता है। प्रकाश की यह घटना याद हो गया? बहुत अच्छा। चलो, प्रकीर्णन का कारण भी लिख लो। प्रकीर्णन का कारण, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण फोटॉन तथा पदार्थ के अणुओं के बीच प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण फोटॉन तथा पदार्थ के अणुओं के बीच प्रत्यक्ष संघट्य की प्रक्रिया है। प्रत्यक्ष संघट्य की प्रक्रिया है। अब देखो, क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि जो प्रकाश है, समझ में आई बात? जैसे हम अभी तक क्या बताया था, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है ना। तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में ना चल करके ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है। समझ में आई बात? ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है प्रकाश, और इन पैकेटों को हम फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। समझ में आई बात? तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कैसे चलता है? छोटे छोटे पैकेट के रूप में, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है, और इन पैकेट को क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। अब ये पैकेट हो गया, यानी एक बंडल हो गया। अब इसके बाद माध्यम में क्या है? छोटे छोटे कण हैं जो कि उसकी तरंग दैर्घ्य से छोटे हैं। अब क्या होता है कि जब एक दूसरे के पास आते, जैसे मान लो ये आपका इधर जो है माध्यम का कण है और इधर प्रकाश का फोटॉन है। अब ये दोनों आते हैं और एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष संघट्य। टकराने को घटना का संघट्य कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे संघट्य होता है, टकराते हैं आपस में, और टकराने के बाद ये किसी दूसरी दिशा में चले जाते हैं। तो यही घटना से क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। समझ में आई बात ना? तो जैसे आप दो चीज़ों को एक साथ अगर टक्कर करा रहे हो, मान लो थोड़ा सा तिरछा गई तो वो दूसरी दिशा में जाएगी, ये दूसरी दिशा में जाता है। ऐसा होता है ना? अगर एकदम सीधा सीधा टकरा गया तो वो तो रिटर्न हो जाएंगे, लेकिन मान लो थोड़ा सा तिरछा टकराया तो एक उधर जाएगा तो दूसरा इधर चला जाएगा। समझ में आई बात ना? तो इस तरीके से क्या होती है? प्रकीर्णन होती है। तो प्रकीर्णन किस सिद्धांत पर काम करता है? आपके क्वांटम फिजिक्स के अनुसार, यानी क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार कार्य करता है। और क्वांटम यांत्रिकी में क्या कहा गया है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के पैकेटों के रूप में चलता है, और वो पैकेट किससे टकराते हैं? माध्यम के कणों से, और होता है प्रत्यक्ष संघट्य, और प्रत्यक्ष संघट्य से अपने मार्ग को बदल लेते हैं। तो यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। समझ में आ गया? चलो, बहुत अच्छी बात।